पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है तो राज्य सरकार को ये अधिकार है कि राज्य जो उस पर टैक्स लेती है जीएसटी उसको माफ़ कर दे। स्वाभाविक रूप से 50% दाम हो जाएगा कम और घड़ियाली आंसू भी इनका बहना बंद हो जाएगा। और कांग्रेस महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, जिसने देश के अंदर भ्रष्टाचार के कई कीर्तिमान खड़ा किए, महंगाई के संदर्भ में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा देश ये था। क्यों नहीं हुआ कि आदिवासियों के साथ कई घटनाएं घटी? रूपा तिर्की में कांग्रेस चुप क्यों है? 2 दिन में बिना पंकज मिश्रा के स्टेटमेंट के आप क्लीन चिट दे देते हैं, तो इसका सीधा और सीधा अर्थ है कि आप जांच को ठीक ढंग से नहीं की। कि धीरे धीरे सब कोई साथ आ रहा है, लेकिन जितने भी उपचुनाव हुए 3, आप लोग फिर से हार गए। वो हारते हारते जीते हैं और हम जीतते जीतते हारे हैं। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री को देने वाला हूं फोटोग्राफ्स कि यहाँ के एक वरिष्ठ नौकर शाह ने किस प्रकार से चुनाव में जाकर के जनता को और मतदाताओं को प्रभावित किया चुनाव के दिन के एक दिन पहले। देखिए, फॉलोअप बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील और युवाओं की टीम वाली ये चैनल या समाचार का एक संग्रह है। आप बताइए कितने नौजवानों को इस झारखंड में नौकरी मिली? अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ बेरोजगारी भत्ता? कितने को बेरोजगारी भत्ता मिली? देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है। झारखंड में जैसे ही लहर कम हो रही है, धीरे धीरे राजनीति धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही है। चाहे वो रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे टीएससी का मामला हो, या फिर महंगाई का मामला हो। कांग्रेस 11 जून से महंगाई को लेकर आंदोलन शुरू करने वाली है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का एक ऐसा बयान आया है जो नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक प्रकाश जी, आपने जब उन लोगों ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप बोल रहे हैं कि सरकार जीएसटी कम कर दे। क्या ये तर्क सही है? देखिए, सच बात बोलने में किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। महंगाई के सवाल पर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है तो राज्य सरकार को ये अधिकार है कि राज्य जो उस पर टैक्स लेती है जीएसटी उसको माफ़ कर दे। स्वाभाविक रूप से 50% दाम हो जाएगा कम और घड़ियाली आंसू भी इनका बहना बंद हो जाएगा। इसमें कौन सी गलत बात है? इनको तो इस राज्य में संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जिस प्रकार से बालू की तस्करी हो रही है, जिस प्रकार से खनिज संपदा की तस्करी हो रही है और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चौपट हो रहा है, इस पर क्यों नहीं सवाल उठता है? सवाल क्यों नहीं उठता है कि 1600 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी? क्यों नहीं हुआ कि आदिवासियों के साथ कई घटनाएं घटी? रूपा तिर्की में कांग्रेस चुप क्यों है? ये सवाल है या नहीं? अगर मैं सच बोलूं तो इनको तकलीफ होता है, तो मैं हर दिन सच ही बोलूंगा और इनको हर दिन तकलीफ होगा। और कांग्रेस महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, जिसने देश के अंदर भ्रष्टाचार के कई कीर्तिमान खड़ा किए, महंगाई के संदर्भ में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा देश ये था, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर इतने बड़े संकट होने के बाद भी बेहतर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। कई जो दुनिया के कई रिसर्च स्कॉलर्स बोल रहे हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि आज फिर से अर्थव्यवस्था भारत की बेहतर हो जा रही है। और कांग्रेस तो अपना घर संभाले। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जितिन जी चले गए हैं, पता नहीं और कितने जाएंगे, और फिर बीजेपी ही का ही रास्ता देखेंगे। अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, अब कुछ लोग बचे हैं, वो भी कल बीजेपी में आएंगे। तो यूपी में भी चल रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा स्थान है। मैं कांग्रेस के झूठ के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। वो वैक्सीन के बारे में दिग्भ्रमित करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। राहुल जी हों, शशि थरूर हों, और तो और इस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हों, आप मन्ना गुप्ता जी हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दे दिया कि नरेंद्र मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर अब चल रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं और लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। ये है मोदी जी का जादू। बातचीत की शुरुआत महंगाई से हुई थी और आप बोल रहे हैं कि स्टेट जीएसटी जो है वो कम कर देना चाहिए।
आपकी सरकार यहाँ 5 साल रही, क्या आपने जीएसटी कम किया? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं अभी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो महंगाई को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कभी स्टेट जीएसटी कम क्यों नहीं? देखिए, दो चीज़ है। एक अच्छा वित्त मंत्री और एक अच्छी सरकार पहले आंतरिक संसाधन को मजबूत करती है, और हर चीज़ केंद्र सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगाती है। अगर केंद्र सरकार पर इतना ही आरोप लगाना था और उन पर भरोसा नहीं था तो आप चुनाव लड़कर क्यों सत्ता में आए? झूठ बोल करके क्यों झूठ बोला आपने जनता के सामने कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा? आपको बताना चाहिए केंद्र सरकार के सहयोग से मैं ठीक करूंगा, ये उनका वादा होना चाहिए था। दूसरे केंद्र सरकार के बदौलत पर आप हर चीज़ों को करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। लोग बोल रहे हैं कि आप तो जीएसटी का पैसा ही नहीं। अरे जीएसटी का पैसा इनको हमेशा मिला है, आगे भी मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो केंद्र सरकार ने जो दिया है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं तो कहता हूं कि इस कोरोना का जो दूसरी लहर था उसमें केंद्र सरकार ने कितने पैसे दिए। वैक्सीनेशन के पैसे की बात रामेश्वर बाबूजी कहते हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, कि मैंने राज्य सरकार का इतना पैसा दिया, केंद्र सरकार का कितना पैसा वैक्सीन में लगा, ये क्यों नहीं उल्लेख करते? वो बताने का कष्ट करे कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए इतने पैसे का वैक्सीन भेजा और राज्य सरकार का कितना सहयोग रहा है, ये क्यों नहीं बोलते? आधी बात बोल करके जनता को दिभ्रमित करने का जो प्रयास है वो गलत है, और सच में राजनीति में ऐसे सफ़ेद झूठ नहीं बोले जाते हैं। हम आते हैं रूपा तिर्की के मामले पर। आप लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं, घर पर जाकर परिजनों से भी मुलाकात किए। अब उसमें न्यायिक जांच की बात मुख्यमंत्री ने की है, सरकार ने की है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि सब कुछ सामने निकल कर आया? देखिए, मेरे संतुष्ट और असंतुष्ट होने से नहीं मामला बनता है, वो परिवार के लोग क्या कहते हैं, जो समाज है, झारखंड के लोग क्या चाहते हैं, ये सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है। और उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग आज जो चाहते वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार की मांग जो थी सीबीआई की जांच करने की, उसके साथ खड़ी नजर आई। और आज भी मैं कहता हूं कि ये आंख में धूल झोंकने का एक प्रयास है, इसलिए कि सीबीआई के पास एक स्किल्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने का उनके पास अपना, कह सकते हैं, एक टीम है, उनके पास स्किल है जिसके माध्यम से वो अपराध और अपराधी के तह तक जाते हैं। अब जुडिशियल इंक्वायरी में कौन, अगर पुलिस की सेवा लेनी पड़ी उस जुडिशियल जो कमीशन के चेयरमैन है मिस्टर विनय गुप्ता जी को, तो किसका सहयोग लेंगे? वो राज्य के स्टेट के पुलिस से लेंगे, और राज्य के स्टेट के पुलिस का ही एक के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। दूसरी बात क्या है कि उनके जो जुडिशियल बनाया गया आयोग, वो आयोग के अध्यक्ष के अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य हैं, बाध्य नहीं है राज्य की सरकार, उसको रद्दी के टोकरी में भी फेंक सकते हैं। तो न्याय कहाँ मिलेगा उस बेचारी रूपा तिर्की की, उनके परिवार को और आदिवासी समाज को? खुद से इस मामले को इतने दिनों से देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या लग रहा है? देखिए, मैंने कहा कि पंकज मिश्रा का इन्वॉल्वमेंट, उनकी मां ने लिखित दिया है, उनकी मां के द्वारा लिखित आवेदन में उस पंकज मिश्र जी का नाम है, जो मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। तो पुलिस को एक बार सारे एंगल से, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो हैं उनको सारे चीज़ों के तह में जाना चाहिए था। 2 दिन में बिना पंकज मिश्रा के स्टेटमेंट के आप क्लीन चिट दे देते हैं, तो इसका सीधा और सीधा अर्थ है कि आप जांच को ठीक ढंग से नहीं किए। दूसरी बात, पोस्टमार्टम में जो विसरा होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, क्यों नहीं प्रिजर्व किया गया? जो लाश मिली है, जो फोटोग्राफ्स हैं, उसको आप भी देखिएगा, सब लोगों ने देखा है, उससे संदेह और मजबूत होता है
कि घटना में कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, दाल में कहीं कुछ काला है, तो जांच को थोड़ा और व्यापकता से अगर सीबीआई जांच करेगी तो क्या हो जाए, कोई तूफान मच जाएगा क्या? और सच को आज क्यों? वो लोग तो बोल रहे हैं कि रूपा तिर्की के मामले आप लोग सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं, जिस तरह से मधुपुर में बोल रहे थे कि 10 तारीख को सरकार। मैं आपको बताता हूं, इसको सरकार से मत जोड़िए, ये संवेदनशीलता का मामला है। कोई भी संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री रहेंगे तो सीबीआई जांच कराने में उनको दिक्कत क्या है? सरकार कहाँ अस्थिरता की बात इसमें कहाँ आ रही है? उन्होंने संविधान की शपथ ली है, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के वो कानून व्यवस्था को देखने वाले प्रमुख के रूप से मुख्यमंत्री जाने जाएंगे। हमारी भी सुरक्षा और आपकी भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस राज्य की स्टेट को है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर सीधा इनके स्टेट सब्जेक्ट है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि असंवेदनशील सरकार में संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। सवाल उस महिला का रूपा तिर्की नहीं, रूपा तिर्की तो एक अन्याय के खिलाफ एक प्रतीक बन चुकी है। अभी जेपीएससी को लेकर जो हाईकोर्ट का निर्णय आया, छठी जेपीएससी का मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया गया, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि रघुवर दास की सरकार में कुछ कमी रही, उसका खामियाजा अभी भुगत? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच ये है कि न्यायालय के किसी निर्णय पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, और न्यायालय और कानून का मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से सम्मान करती है। लेकिन जिस प्रकार से मेरिट लिस्ट बना है उस पर कुछ गड़बड़ियां तो हुई, तब ना न्यायालय को इस निर्णय लेने के लिए विवश हुई है। छात्र का दोबारा मेरिट लिस्ट बने, फिर से मेरिट लिस्ट बने, ये आदेश निर्णय में है। लेकिन जिसके कारण आज ओहपोह की स्थिति में अभिभावक और छात्र जिसकी नियुक्ति हुई है, उसका दोष कम है, आयोग का दोष ज़्यादा है। इसलिए आयोग के जो ऐसे अधिकारी, मेंबरन, चेयरमैन साहब यदि दोषी हैं तो उनको भी सरकार को पनिश करना चाहिए। इसमें कौन सा हमने राजनीति की बात की? ये तो न्याय की बात है। संविदा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हटाने का काम राज्य की सरकार कर रही है। जो कल तक, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ, पारा टीचर्स के बारे में, पारा टीचर पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ थे, ये सच है, इसको मैं इनकार नहीं करना चाहता हूँ। रसोईया संघ हमारे खिलाफ था, सहिया जो संघ था वो हमारे खिलाफ था, ये भी सच है। लेकिन आज ये सच है कि आज ये वर्तमान सरकार के खिलाफ भी हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि उन लोगों ने सरकार, जब चुनाव का समय था तो झूठे सपने दिखाने का काम किया था इन लोगों को। आप बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सब कोई साथ आ रहा है, लेकिन जितने भी उपचुनाव हुए 3, आप लोग फिर से हार गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव में जीत और हार होती है, लेकिन वो हारते हारते जीते हैं और हम जीतते जीतते हारे हैं। पिछले बार दुमका में 21,000 वोट से हम हारे थे, आज 4,500 वोट से हारे हैं। मधुपुर जिसकी बात आप कर रहे हैं, पिछले बार हम 41,000 वोट से हारे थे, इस बार हम 5,000 वोट से हारे हैं। उसी प्रकार से बेरमो में हम बहुत कम वोट से हारे हैं, तो हम जीतने के कगार में पहुंच रहे हैं। और देखते जाइए, 1 साल में हम जीतने के कगार पे पहुंचे हैं। आने वाले जब चुनाव होगा तो हम जीत के रेखा को पार करेंगे। जब से सरकार बनी है तब से ट्वीट के जरिए, बयान के जरिए आप लोग लगातार उस पर निशाना साधते हैं। कोरोना काल में भी लगातार सिर्फ बयानबाजी हुई, बाबूलाल चिट्ठी लिखते रहे, आप लगातार आरोप लगाते रहे, सरकार को कभी साथ क्यों नहीं देते? देखिए, हम तो सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कोई कह सकते हैं नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष में है। जनता की दर्द को और जनता की अभिव्यक्ति अगर हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, 3 दल मिलाकर इनको 52 लाख वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख वोट मिले थे। आज एनडीए गठबंधन में फिर से आंसू आ गया।
उनके पास 4.5 लाख का वोट और 6 लाख का वोट बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी, तो हमको तो आज 60 लाख लोगों का जन समर्थन है। इसलिए जन समर्थन में हम यूपीए गठबंधन से ज़्यादा हैं। जनता के बीच में हमको वोट ज़्यादा मिला, ठीक है, संख्या सीटों की उनकी है, लोकतंत्र में ये चीज़ें चलती हैं। आंकड़े जोड़कर तो सिर्फ संतोष किया जा सकता है, क्योंकि मधुपुर में हम लोगों ने देखा कि गंगा नारायण 40,000 लाए थे और उनका कितना था जो पहले मंत्री थे, और दोनों को जोड़ के उस हिसाब से आप लोग कर रहे थे, लेकिन हुआ ज़्यादा वोट हमको मिला, जीत नहीं। हम उससे ज़्यादा वोट 1,06,000 वोट हमको मिला, जो दोनों को अगर जोड़ भी दिया जाए तो उससे ज़्यादा मिला। ये सच है कि इस बार मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बताना चाहता हूँ, सच में हृदय से बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को कलंकित करने का काम यूपीए के लोगों ने किया। जिस प्रकार से पैसे का खेल हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों ने जिस प्रकार से वहाँ जा कर के जनता को प्रभावित करने का काम किया, ये मेरे पास प्रमाण है। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री को देने वाला हूँ फोटोग्राफ्स कि यहाँ के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने किस प्रकार से चुनाव में जा कर के जनता को और मतदाताओं को प्रभावित किया चुनाव के दिन के एक दिन पहले। मेरी बात प्रमाण है, बड़ी बात बोल। समय आने दीजिए, उस नौकरशाह का भी नाम हम उजागर करेंगे मधुपुर के चुनाव के दौरान। समय का इंतजार आप देखते जाइए, समय हर दिन समय नहीं होता, समय जिस दिन होगा उस दिन उस नौकरशाह पर भी गाज गिरेगी। रोजगार को लेकर अक्सर सवाल खड़ा होता है झारखंड में, खास करके जब से सरकार बनी है लगातार ये घोषणाएं होती रही। अभी 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है। क्या लगता है कि रोजगार देने में सरकार सफल हो पाएगी? क्योंकि अब तो लोग बोलने लगे हैं कि नियुक्ति वर्ष घोषित था, अब तो नियुक्तियां जा रही। देखिए, फॉलोअप बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील और युवाओं की टीम वाली ये चैनल, पोर्टल या समाचार का एक संग्रह है। आप बताइए कितने नौजवानों को इस झारखंड में नौकरी मिली? मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, 1-1.5 वर्ष की सरकार है, ये लोगों ने घोषणा किया था प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा। तब तो आज के हिसाब से 1.5 साल की सरकार है, 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन उलट जस्ट, और उन्होंने कहा क्या, अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ बेरोजगारी भत्ता, कितने को बेरोजगारी भत्ता मिली? और बेरोजगारी भत्ता उसको मिली जो लेने के लिए भी कोई जाने वाला नहीं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार का, भाजपा की सरकार का, संविदा पर बहुत लोगों को नौकरी दी गई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौजवानों को। उन लोगों की नौकरी ख़त्म करने का काम किसने किया? जो झारखंड वासी हैं, यहाँ के रहने वाले मूल वासियों को शिक्षक में नियुक्ति देने का काम किया गया था। उनकी नौकरी तो ये लोग खा गए थे। सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप न करता तो संविदा में काम करने वाले आप ऐसे, हम 25, और चाहे वो कोई संस्था हो, हम तो कल देख रहे थे स्वच्छता अभियान में जो लगे हैं 1118 लोगों की नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी। भारत सरकार का पत्र है, केंद्र सरकार का पत्र है, मेरे पास पत्र है कि स्वच्छता अभियान में लगने वाले किसी भी काम करने वाले को आप हटाइए मत, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके स्किल का, उनकी योग्यता का ये राज्य सरकार इस क्षेत्र में लाभ उठाए। फंड का मैं कोई कमी भारत सरकार नहीं होने देगी स्वच्छता अभियान 2 के तहत। लेकिन राज्य की सरकार क्या कर रही है? उन लोगों को हटा दे रही है। क्यों हटा रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार के पास रोजगार सृजन के कोई तो उपाय नहीं है, बल्कि बेरोजगारों की भीड़ खड़ा करने का काम किया। आप बताइए, सच है, ऑर्फन बच्चे पूरे देश में, झारखंड में भी बच्चे हुए अनाथ। केंद्र की सरकार ने घोषणा किया, राज्य की सरकार उसमें अगर सहयोग कर देगी तो उस बच्चे का और सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कि नहीं? राज्य की सरकार क्यों फिसड्डी साबित हुई? आप ये बताइए, पूरे देश के पत्रकारों के लिए प्रधानमंत्री ने योजना दिया। जो पत्रकार कोरोना वॉरियर्स के लिए काम कर रहे थे, शहीद, हम तो शहीद कहते हैं, ये शब्द का उपयोग मैं जान के कहता हूँ कि अपने जीवन की बलिदानी देने का काम किया। ऐसे झारखंड में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे हमारे कई छोटे भाई मित्र जो लगातार शहीद हुए इस काम को करते करते।
हम लोगों ने मांग किया कि इनको आर्थिक सहायता दीजिए, नहीं दीजिए, जब केंद्र की सरकार दे रही है, मोदी जी की सरकार दे रही है, 5 लाख रुपए दे रही है। एक हमारे पत्रकार के मित्र को कल हम किसी ने बात किया तो 5 लाख रुपया केंद्रीय योजना से मिला। मेरी जानकारी में, हो सकता है कि सूचना क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे पास से जो सूचना है उसको मैं बता रहा हूँ। तो राज्य की सरकार उसमें और 2.5 लाख रुपया देकर के उस परिवार को और मजबूत कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी, कि केवल मगरमच्छ की तरह विधवा विलाप करने का काम कर रही है। राज्य की सरकार पूरी तरह से फाइनेंशियल एनार्किज्म की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि जो इनके पास जो आंतरिक संसाधन बढ़ाने का जो क्षेत्र है, माइंस, मिनरल्स, वहाँ की तस्करी हो रही है, और तस्करी के कारण सच में टैक्स कम आ रहे हैं, जीएसटी कम आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई बैठा हुआ है। सुरक्षा सप्ताह है और सप्ताह में सब दुकानें बंद हैं, दारू की दुकानें खुली हुई हैं, और दारू की दुकानों में किसका नियंत्रण होने जा रहा है ये सब लोग जानते हैं, किसी से कोई छुपा नहीं है। आयरन ओर की एक नई कहानी गढ़ी जा रही है, जेएसएमडीसी के द्वारा उसकी नीलामी की जा रही है, उसका ग्रेड कम किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार को 37 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आंतरिक संसाधन को आप जुटाइए, क्यों आप मुखातिब है सब चीज़ों के लिए दूसरे पर? अच्छा सपूत जो घर का बच्चा रहता है वो दूसरे पर नहीं, बल्कि अपने कमा करके अपने घर को भी चलाता है और समाज में भी अपना योगदान देता है। इसलिए आंतरिक संसाधनों को ठीक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in